Hi everybody, this is Vishal Arora and I warmly welcoming you all to this wonderful YouTube channel of JRF Academy। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग की, 5 ईयर प्लानिंग यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं की। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विकास किस प्रकार से हुआ, क्या होती है पंचवर्षीय योजनाएं, प्लानिंग कमीशन क्या होती है, उसका थोड़ा सा इतिहास भी जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना देर की आज की वीडियो को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। तो वो बच्चे जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम विशाल अरोड़ा है, एजुकेटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट मेरा कोर सब्जेक्ट है और अभी इस सब्जेक्ट में हमारी जो यूनिट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 8 अभी ऑनगोइंग है। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्लानिंग कमीशन या फिर 5 ईयर प्लान हम कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप में से जो भी छात्र ऐसा है जिसने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन ना करा हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ, नोट्स वगैरह और जितनी भी अपडेट्स हैं सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। और टॉपिक मैंने आपको बताया 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं आज के हमारे क्लास का टॉपिक है, जिसके अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे प्लानिंग कमीशन क्या होता है, प्लानिंग कमीशन को क्यों बनाया गया, भारत की डेवलपमेंट कैसे हुई, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना किस किस मॉडल पर आधारित थी और उसके अंदर मेन थीम क्या थी, मेन मुद्दा उसका क्या था। और हम साथ के साथ ये भी चर्चा करते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है और क्या क्या चीजें आप छोड़ सकते हैं। इतनी बात उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जरूर यस लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में, पंचवर्षीय योजनाएं क्या होता है। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं को समझने से पहले हमें प्लानिंग कमीशन को जानना बहुत जरूरी है। किसको? प्लानिंग कमीशन को जानना बहुत जरूरी है। ये प्लानिंग कमीशन क्या है? देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अब प्रॉपर तरीके से भारत का जो विकास है, भारत की जो डेवलपमेंट है वो भारत के हाथ में आ चुकी होती है। भारत की जनता इस समय काफी ज्यादा समस्याओं से जूझ रही थी। भाई सीधी बात है ना, अभी हमारा उपनिवेशवाद के द्वारा भी काफी ज्यादा भारत का शोषण हुआ है। संसाधनों को जो है ब्रिटेन में काफी ज्यादा उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, संसाधनों को खींचा गया है उधर। भारत की जनसंख्या इस समय ना तो पढ़ी लिखी है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, ना तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है। अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई, पिछड़ा हुआ समाज इस समय है भारत, और अब भारत को डेवलपमेंट करना है। तो भारत की डेवलपमेंट की कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से। अब क्योंकि देखिए डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग तो करनी बहुत जरूरी है। भाई एक देश को जब डेवलप करना है, जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं, आप कोई स्टार्टअप लगाते हैं, कोई आप बिजनेस करते हैं, तो जब आप जीरो से शुरू करते हैं तो आपका पूरा प्लान होता है कि मैं ऐसे 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 करूंगा, कैसे मेरे को ग्रो करना। सिमिलरली भाई भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना था, आजाद होने के बाद प्लानिंग बनाई गई कि कैसे कैसे डेवलपमेंट करना है, और उसी प्लानिंग के लिए 1950 में प्लानिंग कमीशन स्थापित करा गया था। प्लानिंग कमीशन सरकार की एक एजेंसी है जो कि 5 ईयर प्लान्स को बनाने में हेल्प करती है, उसका आंकलन करती है, उसका लक्ष्य निर्धारित करती है, और ये जिम्मेदारी प्लानिंग कमीशन के पास है। तो प्लानिंग कमीशन क्या है ये समझ आया होगा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। योजना आयोग, जिसे हम इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहते हैं बेटा, भारत सरकार की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और किस लिए हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख के लिए। प्लानिंग कमीशन agency of government of India established in 1950 primarily to observe oversee the country's economic and social development, यानी कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस एजेंसी के पास जिम्मेदारी है। ठीक है, इतनी बात सब बच्चों को समझ आई होगी योजना आयोग क्या है और कब स्थापित हुआ। देखिए याद ईयर याद रखना, योजना आयोग कब स्थापित हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, कब से कब तक रही, है ना। फैक्ट भी आपको याद रखना है, तो याद रखना योजना आयोग की स्थापना कब होती है। अब इसका उद्देश्य क्या है सर?
हमने ये तो बता दिया कि योजना आयोग भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख करती है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत के संसाधनों का और ह्यूमन रिसोर्सेज का, है ना, जो आपके रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका इस प्रकार से यूज करा जाए कि उनको इस प्रकार से उनका वितरण करा जाए, इस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार से उनका यूज करा जाए ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन बढ़ सके, सबके लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके और भारतीयों के, आम भारतीयों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज किया जा सके। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस बाय एफिशिएंटली harnessing the country's material and human resources, promoting production and creating employment opportunity for all। तो सभी के लिए employment opportunity, सभी के लिए employment opportunity हो, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ताकि कुल मिलाकर यदि मैं अपने शब्दों में कहूं तो भारत की अर्थव्यवस्था को हम कैसे ऊपर लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अंततः भारत की अर्थव्यवस्था में ही योगदान देने वाली थी, चाहे वो प्रोडक्शन बढ़ाना हो, चाहे वो रोजगार सृजन करना हो। ठीक है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। आई यहाँ तक बात समझ में? तो देश के संसाधनों का आकलन करने के लिए भी ये एक जिम्मेदार निकाय है जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। तो ये है योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग ऐसी रणनीतियां लागू करने के लिए जिम्मेदार है जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती हैं। एक तरीके से वे रणनीतियां, ऐसी स्ट्रेटेजीज जो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, उनको एग्जीक्यूट करने का काम भी ये करता है। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ उन्हें लागू करने की रणनीतियां विकसित करना, माफ कीजिएगा, लागू नहीं करता, लागू तो सरकार ही करेगी, लेकिन लागू करने के लिए जो रणनीतियां हैं, जो स्ट्रेटेजीज है कि उन्हें किस प्रकार से लागू करा जाए, वो प्लानिंग कमीशन का काम है। इसके साथ साथ ये भी देखता है कि उसका एग्जीक्यूशन कितने अच्छे तरीके से हुआ है, जो योजना हमने बनाई थी उसका एग्जीक्यूशन कितने अच्छे तरीके से हो पाया। ठीक है, इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लॉन्च करी गई थी। अब देखिए, उस बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 1947 में भारत जब आजाद होता है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1950 को लागू हो जाता है, देश का संविधान, और इसके बाद से ही हम लोग 1950 में ही प्लानिंग कमीशन को स्थापित कर देते हैं। प्लानिंग कमीशन को स्थापित करने के ठीक एक साल बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आ जाती है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब ये पहला, अब मतलब 5 ईयर प्लान क्या है? पंचवर्षीय योजना, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा। पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग के द्वारा 5 सालों के लिए, कितने, 5 ईयर्स के लिए एक प्लानिंग की गई। क्यों की गई? कि अगले 5 साल में, यानी कि 1951 से 1956 तक हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास हमारा कैसे होगा, इसकी योजना बनाई गई 5 वर्षों के लिए। और फिर 5 वर्षों के बाद उसका आकलन करा गया कि हम जो योजना हमने बनाई थी, जो हमने टारगेट सेट करे थे, क्या हम उसे अचीव कर पाए अथवा नहीं कर पाए। तो 5 ईयर प्लान क्या है, यानी कि पंचवर्षीय योजना क्या है? 5 सालों की एक ऐसी योजना जिसे योजना आयोग के द्वारा बनाया गया कि भारत अगले 5 सालों में ये यानी कि ABCD कुछ भी आप कार्य ले लीजिए कि इन कार्यों को पूरा करेगा और इस सेक्टर में अपना डेवलपमेंट करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस करा गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ 5 सालों के लिए प्लान बनाए गए। फिर 5 साल बाद देखा गया कि वो प्लान हमने अपने लिए टारगेट सेट करे थे वो अचीव हम कर पाए या नहीं कर पाए। एक इसको साधारण से एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि आप लोगों का गोल है प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टारगेट सेट करने पड़ते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो आप टारगेट सेट करते हैं कि आज मुझे इतनी यूनिट, मतलब इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना करते हैं। इसके साथ जब आप वो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप अपने लिए मान लीजिए 1 मंथ का आपने गोल बनाया या 1 वीक का आपने गोल बनाया, तब आप बाद में देखते हैं कि 1 हफ्ते में या 1 महीने में मैं वो जो गोल मैंने बनाया था वो अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया। सिमिलरली प्लानिंग कमीशन भी 5 साल के लिए प्लान बनाता है जिससे कि अर्थव्यवस्था का विकास हो सके और 5 साल बाद उसका आंकलन करता है कि कितना हमने अचीव किया। ठीक है, इतनी बात हर एक बच्चे को क्लियर होगी। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। इसके आयोग की यानी कि प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरपर्सन हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है,
द कमीशन इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो पहले चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू ही रहे। इसके अलावा एक अध्यक्ष के अलावा इसके अंदर एक उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन भी होता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कई सारे फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं, लगभग 8 के आसपास। इसमें अगर मेरे को 8 ही याद आ रहा है, आंकड़े एक बार देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 लगभग फुल टाइम इसके अंदर मेंबर होते हैं। तो एक इसके अंदर कौन होता है? एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन होगा? बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, तो पहले जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। एक उपाध्यक्ष होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, और कई सारे इसमें आपके जो है फुल टाइम मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कई सारे डिविजन्स होते हैं, और हर एक डिवीजन का जो लीडरशिप है वो एक सीनियर ऑफिसर देखता है। अलग अलग डिविजन्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ डिवीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस, फिनेंस, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, ये सारे अलग अलग डिवीजन इसके अंदर आ जाएंगे, और हर एक डिवीजन को एक सोशल ऑफिशियल इसको देखता है। ठीक है, तो ये है आपका प्लानिंग कमीशन। अभी मैंने सिर्फ आपको प्लानिंग कमीशन बताया है कि प्लानिंग कमीशन क्या है। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा एक बार देख लेना दोबारा से। 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की जाती है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। 5 सालों के लिए प्लान बना करके उस पर काम किया जा सके, और पंचवर्षीय योजनाओं में हमने कितना अचीव करा उसको हम देख सके। तो उसका आकलन करने का काम करता है ना, पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम करता है, और उसको लागू किस प्रकार से किया जाए उसकी स्ट्रेटेजीज भी बताता है, और ये भी देखता है कि किस प्रकार से उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्थापित करी गई थी। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहेंगे सर बाय डिफॉल्ट इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अब ये प्लानिंग कमीशन नहीं है, जब तक था तब तक ये बात कर रहा हूं, अभी आगे की कहानी भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री बाय डिफॉल्ट चेयरमैन। पहला चेयरमैन कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें अलग अलग डिविजन है। ठीक है सर, प्लानिंग कमीशन समझ आ गया है, क्या करता है, क्या नहीं करता, सारी चीजें समझ आ गई। अब 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो मोदी साहब के कार्यकाल के अंतर्गत इसके अंदर सन 2014 में प्लानिंग कमीशन को खत्म करके, प्लानिंग कमीशन अब तक चल रहा था स्वतंत्रता के बाद से, इसको खत्म कर करके आपका एक नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग बनाया गया, और कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना हमारी चालू हुई है ना। 2012 में 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था। 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, और 2014 में जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया। अब ये जो पंचवर्षीय योजना है, आप सोच रहे होंगे कि ये 2012 से 2014 में खत्म हो गई होगी। नहीं, ये पंचवर्षीय योजना पूरी अपना 2017 तक चली, यानी कि 5 साल तक चली। लेकिन प्लानिंग कमीशन को यानी कि योजना आयोग को 2014 में ही रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग के द्वारा। बाकी ये 2017 तक चलता है, और इसके बाद दोबारा से 5 ईयर प्लान नहीं आता है। तो अब तक आपसे पूछा जाए कि कुल कितने 5 ईयर प्लान आए हैं, तो अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाया हूंगा। प्लानिंग कमीशन कब बना, क्या काम था प्लानिंग कमीशन का, और कब तक रहा, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई, और लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। ठीक है, चलिए ठीक है। जो है 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को भंग करने के अपने इरादे की घोषणा करी, और नीति आयोग नामक एक नई संस्था द्वारा इसे रिप्लेस कर दिया गया। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए, अब बेटा यहां तक जिस भी बच्चे को क्लियर है, यहां तक जिस भी बच्चे को क्लियर है, एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई बिल्कुल सर क्लियर है एकदम, है ना। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी यहां तक की कहानी। इसके बाद अब चलेंगे थोड़ा सा आगे, और हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की। देखिए, अभी तक प्लानिंग कमीशन चल रहा है, मतलब कब चल रहा था, माफ कीजिएगा, चल रहा है नहीं, चल रहा था। स्वतंत्रता के बाद से प्लानिंग कमीशन को स्थापित करा गया, और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित थी। अब आपके मन में एक स्वाभाविक से सवाल आएगा, और जो कि आपके एग्जाम में भी आएगा,
में तो आएगा ही आएगा, लेकिन एग्जाम में भी आएगा। क्या सवाल है सर? सर ये बताओ, हमने पंचवर्षीय योजनाओं का कंसेप्ट लिया कहाँ से? बड़ा ही जायज क्वेश्चन है कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं का कंसेप्ट कहाँ से लिया। जरा कमेंट करके मेरे को बताएं वो बच्चे जो जानते हैं कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं का कंसेप्ट कहाँ से लिया और किस राज्य ने, किस नेता ने पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। ठीक है, तो अब जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है। एक सीमित अवधि में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक योजना बनाई जाती है। अभी ये लिमिटेड टाइम पीरियड है हमारा 5 साल का, 5 ईयर्स का, इसलिए हम इसे 5 ईयर प्लानिंग बोलते हैं। ये जो लिमिटेड टाइम है ये हमारा 5 ईयर है। 5 ईयर्स में विकास की योजना बनानी कि किस प्रकार से हमारा विकास किया जाए, यही 5 ईयर प्लानिंग है। इसी को हम पंचवर्षीय योजना बोलेंगे। और इसका प्रयोग सबसे पहले यूएसएसआर में किया गया था। सोवियत संघ वो पहला राज्य था जिसने प्लानिंग कमीशन को अपनाया। सोवियत संघ में भी जोसेफ स्टॉलिन ने पहली बार 1928 से 32 तक पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करा था। तो आपसे सीधा प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि वो कौन सा पहला राज्य है जिसने आपका जो पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करा, यहाँ किसकी लीडरशिप में करा? तो जोसेफ स्टालिन ने 1928 में करा था। डेट भी याद रखना कब करा था, 1928 में। मैं यहाँ क्लियर लिख देता हूँ, 1928 में जोसेफ स्टालिन, जो कि तत्कालीन यूएसएसआर के नेता थे, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करा और वहीं से हमने ये कंसेप्ट लिया है। इतनी बात क्लियर। इतिहास देखेंगे तो आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी स्टेट इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, जिन बच्चों ने देखी होगी वो जानते होंगे। मैंने आपको बताया था 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। बताया था कि नहीं बताया था? बॉम्बे प्लान 1944 में। अब ये बॉम्बे प्लान में सबसे पहले अगर मैं पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास की बात करूं तो 1944 में लगभग 8 उद्योगपतियों का समूह इकट्ठा हुआ था और उन्होंने भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना करने के लिए एक प्लान तैयार करा था जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। डेट याद रखना, बॉम्बे प्लान कब आया? तो 1944। वैसे मैं ये पहले बता चुका हूं। तो यहां पर सबसे पहले भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की बात होती है। ठीक है, और भारत की जब स्वतंत्रता होती है, भारत आजाद होता है, उस समय भारत की जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, वो इस प्रकार से थी कि भारत मुक्त बाजार पर अपने आप को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या अशिक्षित थी, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब थी, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या समस्याओं से जूझ रही थी। और यही कारण था कि भारत ऐसी जनसंख्या को अकेला नहीं छोड़ सकता था, बाजार के सहारे नहीं छोड़ सकता था। क्योंकि बाजार के सहारे या पूंजीवाद के सहारे छोड़ने का मतलब है वो लोग जो अपनी क्षमताएं रखते हैं वो तो डेवलपमेंट कर जाएंगे, लेकिन जिनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, वो लोग उतनी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरू में स्टेट को उनका साथ देना पड़ेगा, पहले उन्हें इस स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा कि वो अपनी डेवलपमेंट करने लायक हो जाए। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही हमने नियोजित विकास को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा अपने देश के लिए। एक हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है प्लान डेवलपमेंट। अब ये प्लान डेवलपमेंट वही हो गया आपका पंचवर्षीय योजना, क्योंकि प्लानिंग करके जब हम डेवलपमेंट की प्लानिंग करते हैं और उस पर चलते हैं, फिर वही हो गया आपका प्लान डेवलपमेंट। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर दिया। ठीक है, भारत ने भी आजादी के बाद इसी कंसेप्ट को फॉलो करा। भारत पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार क्या है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है। अब देखो, यही मेन लाइन है जो मैं धीरे से बोल रहा हूं। भारत सरकार अपनी ओर से एक दस्तावेज तैयार करती है और उस दस्तावेज के अंतर्गत अगले 5 सालों में सरकार की आमदनी क्या होगी, सरकार का खर्चा क्या होगा, उसकी एक प्लानिंग होती है। देखो मेरी बात को समझना, आपकी सैलरी आई, आप एक प्लान करोगे कि इतनी हमारी सैलरी आई है और हमारी सैलरी इतनी है और हमारा खर्चा कितना होना चाहिए। जब आप बैठ कर पेन कॉपी लेकर के प्लान करते हो कि देखो इतनी सैलरी है हमारी, हमें हर महीने इतना खर्चा करना है, अगली बार हमारी सैलरी इतनी बढ़ गई तो हमने इतना खर्चा करना है, वो पूरी पूरी प्लानिंग आप करते हो ना, बस वही हम जब देश के स्तर पर करते हैं तो उसे भी हम प्लानिंग ही बोलेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें 5 साल का टारगेट लिया जाता है इसलिए हम इसे पंचवर्षीय योजना बोलेंगे। तो भारत सरकार का एक दस्तावेज जो कि आगे 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी क्या होगी और सरकार का खर्चा क्या होगा, उसका एक खाका, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ठीक है, अब दो बातें इसके अंदर और हैं।
एक होता है गैर योजना बजट, दूसरा होता है योजना बजट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो बजट होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका नॉन प्लान बजट, एक होता है प्लान बजट। प्लान बजट क्या हुआ, पहले प्लान बजट समझते हैं। देखिए प्लान बजट हमने प्लान करा, हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगले 5 साल में हमने यहाँ इतना इतना खर्च करना है, तो वो हमारा प्लान बजट हो गया। हमें करना ही करना है कि भैया यहाँ पर हमने बताया था कि इतना पैसा हमें सड़कें बनवाने में लगाना है, इतना पैसा हमें जो है आपका ट्रांसपोर्ट में लगाना है, इतना पैसा हमें गरीबों के कल्याण में लगाना है, इतने पैसे से हमें उद्योग लगाने, ये सारी बातें हमने पहले से ही डिटरमाइन करके रखी है, हमने पहले से ही निर्धारित करके रखी है। इसलिए ये जो है हमें हमारा प्लान बजट में आ जाएगा। एक होता है नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट जैसे आपका डेली का खर्चा हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड। देखिए सीधी बात है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरकार का जो खर्चा हो रहा है, जो हम बता नहीं सकते कितना होगा। अब देखिए कभी आपके घर में कोई मेहमान आ गया, चाय समोसे मंगाने पड़ गए, आपकी जेब में 50 रुपए, चाय समोसे वाला ये जो समोसा है, आ, आपके मेहमान ने कह दिया मैंने 2 की जगह 3 समोसे खाने हैं। अब आप क्या करोगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चा। आपने प्लान बनाया हुआ था कि अगर कोई मेहमान आ गया तो एक समोसा खिलाएंगे उसे 20 रुपए का। अब आपके मेहमान ने 3 समोसे की डिमांड कर दी क्योंकि वो समोसा खाने का शौकीन था। अब जो अतिरिक्त 40 रुपए आपके गए वो आपके अनएक्सपेक्टेड थे। ऐसे ही कोई बीमार पड़ गया, अनएक्सपेक्टेड खर्चा। कोई समस्या आ गई इसकी। Amazon Alexa or Alexa is a virtual assistant technology largely based on a polished speech synthesizer named Ibona, bought by Amazon in 2013. Would you like to hear more? ठीक है चलिए, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको प्लान बजट और नॉन प्लान बजट दोनों समझा दिए कि नॉन प्लान बजट जो आपका सरकार का दैनिक खर्चा होता है, ठीक है, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती, या फिर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सरकार का खर्चा होता है क्योंकि उसका अंदाजा नहीं रखा जा सकता, तो उसको हम प्लान बजट में नहीं अनप्लान बजट में काउंट करते हैं। ठीक है। योजना बजट को योजना के द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। तो जो प्लान बजट होता है वो मैंने आपको बताया 5 वर्षों के हिसाब से हम प्लान बनाते हैं, उसमें खर्च वो करते हैं। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम करते हैं नॉन प्लान बजट। 1951 से 2017 तक हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो पंचवर्षीय मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय 5 ईयर प्लानिंग के जो मॉडल है उस पर आधारित थी। याद रखना 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना, और खत्म लास्ट कब हुई थी, 2017 में, क्योंकि 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी और 2017 तक रही थी। तो 1951 से 17 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, जरा कमेंट करके बताओ। पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित थी कि नहीं थी। ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए योजना बनाता था, अब क्योंकि 2014 में प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गया, अब कौन आया, नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या है, सरकार की एक एजेंसी है, वो भी सरकार की एक एजेंसी है। ठीक है, बस गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उन्होंने अपना दूसरी एजेंसी बना ली। अब ये जो नीति आयोग है ये 3 प्रकार की चीजें करता है। इसका लॉन्ग टर्म विजन भी होता है, इसका शॉर्ट टर्म विजन भी होता है, और इसका मिडिल टर्म विजन भी होता है। जैसे सर ये तीन जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रेजेंट करता है। पहला 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा 3 सालों में। 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर 7 सालों में, और 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, ये लॉन्ग टर्म। तो 3 साल, 7 साल और 15 साल, 3 प्रकार के ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है। प्लानिंग कमीशन की तरह 5 साल वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं है, यहाँ पर है 3 साल, 7 साल और 15 साल। इस बात का याद रखना भाई, क्योंकि ये चीज आपसे एग्जाम में 100% पूछे जाने की उम्मीद रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप में से हर एक बच्चे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा योजना आयोग क्या है, कब स्थापना हुई, प्रधानमंत्री इसके जो है बाय डिफॉल्ट जो है आपके चेयरपर्सन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसमें वाइस चेयरमैन होते हैं, माफ कीजिएगा, और अलग अलग डिवीजन होते हैं। कैसे प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस करा गया, कब से कब तक प्लानिंग कमीशन, हमारी जो इकोनॉमी है वो किस पर केंद्रित रही, वो 5 ईयर प्लान पर केंद्रित रही, कब से कब तक। ठीक है, और फिर नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। फिर पंचवर्षीय योजना क्या है, कहां पर पहले लागू करी गई, इनका इतिहास क्या है, और इनकी अवधारणाएं क्या है। ये सारी चीजें अभी तक हमने समझी, और ये भी समझा नीति आयोग
कब कब अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, कितने कितने वर्षों में। अब हम पहली से लेकर के 12वीं तक पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करेंगे। जरा दिल थाम के और कमर सीधी करके जरा बैठ जाओ आराम से, क्योंकि आपकी पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर के पंचवर्षीय योजना 12 तक अब आपको मैं बताने वाला हूं। और कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर बेस्ड थी, क्या क्या उसके अंदर, उसका जो की पॉइंट्स क्या क्या है उसके, और क्या क्या उसका गोल रहा है, वो सारी चीजें बताऊंगा। उन तो सारी पंचवर्षीय योजना आपको रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बताया 1951 में आई, और 5 साल की थी, तो 56 में 5 साल पूरे होते हैं, बोलो हाँ या ना। 51 में आएगी तो 56 में तो 5 साल पूरे होंगे, तो 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये आर्थिक विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पेश करा था। उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसे जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पेश करा था। एक उस समय एक जाने माने अर्थशास्त्री थे के.एन. राज। के.एन. राज का मानना था कि अभी भारत नया नया आजाद हुआ है, बिल्कुल हुआ है। भारत की जनता बहुत गरीब है, बिल्कुल गरीब है। भारत की जनता अशिक्षित है, बिल्कुल है। तो अभी हमें धीरे धीरे विकास करने की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू के.एन. राज, क्योंकि एकदम से मान लीजिए जनता को कुछ पता नहीं, एकदम से औद्योगिकरण लगा दिया, जनता को पता ही नहीं। पहले जनता को थोड़ा सा विकसित करो, उसके बाद उन्हें ट्रेन करो, फिर उस चीज पर जाओ। तो के.एन. राज क्या कहते हैं कि पहले 2 दशक में लगभग 20 साल भारत को धीरे धीरे विकास करना चाहिए, एकदम से कुछ नहीं होता। जैसे आप चाहते हो ना कल ही प्रोफेसर बन जाए, बल्कि आज ही बन जाए, अभी बन जाए प्रोफेसर, ना, धीरे धीरे होती है, वो प्रोसेस होता है, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि अनुराज की धीरे धीरे विकास करो, एकदम से विकास मत करो। नहीं तो क्या होगा, कई बार सीधा हम जब छलांग लगाने की कोशिश करते हैं तो कई बार गिर भी जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे डेवलपमेंट करेंगे और बढ़िया डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, 51 से 56 तक आई। कौन लाया, नेहरू साहब लाए, ठीक है। और ये ध्यान रखना पहली पंचवर्षीय योजना किस पर बेस्ड थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य फोकस था वो था भाई कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। ये की पॉइंट है, आपसे पूछेंगे, आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन थीम है वो किस पर बेस्ड थी, किस पर ज्यादा फोकस करा गया, तो एग्रीकल्चर पर, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन या उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस करा गया, एग्रीकल्चर पर फोकस करा गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करा गया। इसके अंतर्गत बांधों और सिंचाइयों में निवेश शामिल था। जो डैम्स हैं, है ना, डैम्स में बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने की बात यहाँ पर करी गई, है ना, ठीक है। जो इरिगेशन है, जो डैम्स है, इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात करी गई। जैसे एग्जाम्पल आपका भाखड़ा नंगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के लिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पर आधारित, पहला फैक्ट। दूसरा जब ये तो आप याद ही रखेंगे, नेहरू साहब ने पेश करा, तो इसको तो आपको, ये तो वैसे ही आपको याद होगा, तो लिखना मत इसको, क्योंकि ये तो भाई पहले प्रधानमंत्री जब वो थे तो उन्होंने ही पेश करा था, तो ये तो अंतर नहीं था। दूसरी बात आपने याद रखनी है, पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। सर ये क्या होता है, क्या बोला आपने, दोबारा बोलो जरा बेटा। हेरोड डोमर मॉडल, ई का है सर बेटा, ई व्यक्ति का नाम है ना, एक दो व्यक्तियों का, है ना। एक है हेरोड, दूसरे है डोमर। ये मेरे ख्याल से यूके से थे, यूके उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ये यूएसए से थे। याद नहीं रखना है, बस सुन लो, याद रखने की आवश्यकता नहीं, बता रहा हूं, थोड़ा सा ज्ञान अपना आप तक विस्तार कर, ठीक है। यहाँ सोच लो हवाबाजी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब ये हेरोड डोमर मॉडल क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझना। हेरोड और डोमर डोमर ने 2 अलग-अलग मॉडल दिए थे। वैसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुन लो, सुनने के लिए सुन लो, क्योंकि कई बार चीजें हमारे माइंड में क्लिक कर जाती हैं। अब देखो क्या है, हेरोड डोमर मॉडल दोनों ने दिए थे, लेकिन उस समय इन्हें पता नहीं था, इन्होंने एक जैसे ही दे दिए थे। अलग अलग देशों के थे ये, इन्होंने एक जैसे ही मॉडल दे दिए थे, तरीके अलग थे, लेकिन इनका जो बेस था, ये अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो इनका जो बेस था, जो आइडिया था, वो बिल्कुल सेम था। और इनका आइडिया क्या कहता है, हम जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सॉरी हाँ, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा।
भाई बात तो सही है, हम ये देखते हैं हम उद्योग में जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना उद्योग के आगे चलने के चांस होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे, जितनी हम बचत करेंगे, पहले हमें बचत करनी है, उस बचत करके हमें पैसा इकट्ठा होगा, उस पैसे को हमें इन्वेस्टमेंट करना है और उससे हमें हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें सेविंग इंक्रीज करनी है, एक चक्र चलता है। सेविंग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सेविंग इंक्रीज करके हमें बचत होगी, बचत होगी तो बताओ हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे, बिल्कुल बढ़ा पाएंगे सर। जब हम पे पैसा है तो हम इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाएंगे ही। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो सर आप बताओ हायर कैपिटल स्टॉक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और जब हायर कैपिटल स्टॉक होगा तो भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता सर। बस यही है हेरोल्ड डोमर मॉडल, बहुत इजी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी को हम कहते हैं सेविंग इंक्रीज करो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो और इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी हायर ले जाओ, ठीक है, हाई लेवल पर लेके जाओ। ये है हेरोल्ड डोमर मॉडल। इतना ही समझने की आवश्यकता है। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हो तो बहुत ज्यादा डीप आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं लेकर के भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, इतना आपके लिए समझना पर्याप्त है। ठीक है सर, आपसे पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपका आंसर होगा हेरोल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर मेन फोकस करा गया, तो कृषि पर मेन फोकस करा गया। क्लियर होगी बात। अब इसका जो टारगेट था वो था 2.1% का। टारगेट कौन सा सर, डेवलपमेंट का। यानी कि जब हमने प्लान करा तो हमारा ये प्लान था कि हम जो अपने डेवलपमेंट है इन 5 सालों में 2.1% का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जब इसके नतीजे आए, जब 5 साल बाद इसका जो है हमने आकलन करा, तो हमारी जो डेवलपमेंट थी बेटा वो 3.6% की थी। तो यानी कि हमारी आशा से ज्यादा हमारी डेवलपमेंट हो गई। हम लेकर के चले थे 2.1, लेकिन हमारी हो गई 3.6। तो ये पंचवर्षीय योजना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है, सफल मानी जाती है ना, क्योंकि हमने सोचा था हम 2.1% की वृद्धि करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन 3.6 की हो गई हमारी। बहुत बढ़िया सर, और क्या चाहिए। आगे बात समझ, ये थी पहली पंचवर्षीय योजना। क्या क्या रखना है भाई पहली पंचवर्षीय योजना में से, कब आई डेट तो आप याद रखोगे ही रखोगे, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता ही हूँ। किस पर ध्यान केंद्रित, कृषि पर। कौन से मॉडल पर केंद्रित, हेरोल्ड डोमर। और सक्सेसफुल रही या नहीं रही, ये मत याद रखना कि कितने परसेंट की थी, कितने परसेंट की हुई, नहीं, सक्सेसफुल थी या अनसक्सेसफुल। अब इसको आपने ऐसे बना लेना एक चार्ट, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। एक चार्ट बना लेना है इस प्रकार से। यहां पर आपको ऊपर लिख लेना है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान यहां पे लिख लेना फर्स्ट, ठीक है, और यहां पर उसका ईयर लिख लेना, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट है तो 1951 से 56 तक यहाँ ईयर हो गया। यहाँ उसका जो है आपका थीम हो गई, यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, तो यहाँ पर अगर मान लो सक्सेसफुल हुई तो आपने सक्सेसफुल लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ उसकी आप थीम लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, ठीक है, प्लस हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। इस तरीके से आप यहाँ पर इसके जो है थीम लिख सकते हो, यहाँ आप सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लिख सकते हो, यहाँ ईयर लिख सकते हो। इस प्रकार से आपने 12 पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत ही छोटे तरीके से कर लेना है। पूरा पूरा आपने याद रखना, इतना याद रखोगे तो आपको पता चलेगा। बस आपको कीवर्ड याद करने हैं, एग्रीकल्चर हो गया, हेरोल्ड डोमर मॉडल हो गया, सक्सेसफुल रही अनसक्सेसफुल रही, बस इतना ही आपने याद करना है। बना लेना सारा, और याद कौन सा करना है, पहली दूसरी तीसरी याद करनी है और 12वीं पंचवर्षीय योजना याद करनी है। और भी जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहली मैंने अभी आपको बताई, अब चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की ओर। पहली पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रही, इससे प्रेरित होकर हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना का भी निर्धारण कर दिया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चलती है। तो पहली कब खत्म हुई, 56 में, दूसरी कब शुरू होगी, 56 से 61 तक, क्योंकि पंचवर्षीय तो 5 साल तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि पर उतना फोकस नहीं करा, औद्योगिकरण पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में यहां लिख लेना, सेकंड में आप क्या लिखोगे, 1956 से 61 तक। ये तो अभी मैं बताऊंगा सक्सेसफुल रही है अनसक्सेसफुल। यहां पर आप लिखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये औद्योगिकरण पर
बेस थी। इसका मेन फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। ठीक है, इसको पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार करा गया था और इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क भी अधिरोपित कर दिया था। यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी ताकि जो आपके घरेलू उद्योग हैं वो प्रभावित ना। इसकी जो हमने टारगेट सेट करा था वो था 4.5%। हमने ये सोचा था कि हम 4.5% की वृद्धि करेंगे, लेकिन हमारी हो पाई थी 4.27। थोड़ी कम थी लेकिन बहुत कम नहीं थी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको भी सक्सेसफुल बोलेंगे भाई। अगर आपने 4.5% की आपने जो है लक्ष्य रखा है, हम बिल्कुल उसके पास पहुंच गए हैं, 4.27 पर पहुंच गए हैं, तब भी हम उसे अनसक्सेसफुल नहीं बोलेंगे। भाई आपने गोल बनाया कि आज के दिन मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप 11 घंटे 44 मिनट पढ़ लिए, तब भी हम उसे सक्सेसफुल बोलेंगे ना, अनसक्सेसफुल तो नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे आपका टारगेट हो गया अचीव, लगभग हो ही गया, तो हम उसे सक्सेसफुल बोलेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं तीसरी पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से असफल रही। क्यों सर? तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने पर, सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करा गया था। इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट हैं भारत के, उनको जिम्मेदारियां और ज्यादा सौंप दी गई थी। जैसे राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था। एडिशनल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर गिवन टू द स्टेट्स। फॉर एग्जांपल, स्टेट वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ा दी गई। किसकी? राज्यों की, जो स्टेट्स है उन पर आपकी जो है सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन की जिम्मेदारियां डाल दी गई। इसके अलावा इसी समय पहली बार ग्रास रूट लेवल पर पंचायत के चुनाव की शुरुआत करी गई। देखो, जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल यानी कि जमीनी स्तर लोकतंत्र के लिए पंचायत के चुनाव की शुरुआत की गई थी 1959 में। इस बात को भी जरा ध्यान से समझना, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार पंचायत के चुनाव कब और कहां हुए थे। तो 1959 में पहली बार जो है आपका पंचायत को इंट्रोड्यूस करा गया था राजस्थान के, कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत की जो व्यवस्था है वो 1959 में करी गई थी। 1960 में पहले चुनाव आयोजित करे गए थे। अब आप में से ना बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर, तो फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बेफालतू में आया था? मतलब कोई रीजन नहीं था इसका? हमने तो सुना है कि 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करी गई थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाई गई थी, इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो अब देखो, इस बात को जरा ध्यान से समझना। पंचायत के जो चुनाव है या पंचायत की जो व्यवस्था है, पंचायत की जो शुरुआत है वो 1959 में ही कर दी गई थी, पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में। ये सब राज्यों में नहीं था, पहली बार इस राज्य में हुआ, राजस्थान में। फिर देखा देखी राजस्थान से प्रेरित होकर के और कई राज्यों ने भी अपने राज्यों में लागू करना चालू कर दिया पंचायत के लिए चुनाव। 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है, और पूरे देश में सबके लिए एक यूनिफॉर्मिटी बनाने की कोशिश करता है कि सबके लिए कंपलसरी हो जाता है। फिर ये पंचायत के लिए है ना, सब जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंपलसरी हो जाती है। अभी तक कंपलसरी नहीं थी, जिस राज्य का जो मन करा उसने अडॉप्ट कर लिया, जिसका नहीं करा उसने नहीं करा। तो और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। ये दोनों ही 1992 में आए थे और 1993 में लागू हुए थे। ठीक है, तो इससे इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया था। इतनी बात क्लियर होगी। ये प्रश्न बन सकता है भाई कि ना, बताइए पहली बार ग्रास रूट लेवल पर या जमीनी स्तर पर पंचायत के चुनाव कहां पर करेगा या पंचायत की व्यवस्था कहां पर करी गई? तो याद रखना, राजस्थान के नागौर जिले में। ये पंचवर्षीय योजना आपकी असफल रही। इसमें जो टारगेट था 5.6% हमें अचीव करना था, लेकिन हम कर पाए 2.4। ये बहुत बड़ा गैप है, तो हम नहीं कर पाए। अब अनसक्सेसफुल क्यों रही बेटा? इसलिए रही क्योंकि 1961 और 66 के दौरान आप देखोगे, 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हो गया था, 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। तो इस समय हम
स्थिर नहीं थे, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें उथल पुथल मची हुई थी, और हमारी जो हम दो युद्धों की मार जो झेल चुके थे, मतलब युद्ध बेसिकली पाकिस्तान को तो हमने हरा ही दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर दो युद्धों का प्रभाव पड़ेगा ही। जब भी युद्ध होंगे भाई अर्थव्यवस्था तो डाउन जाएगी ही जाएगी ना। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था डाउन गई और ये वाली पंचवर्षीय योजना हमारी सफल नहीं हो पाई। और इसी कारण से, क्योंकि सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए सरकार ने 1967 से 66 से 1969 तक कोई भी योजना नहीं बनाई, और इसी दूरी को, क्योंकि इस समय हमने 3 सालों तक योजना से दूरी बनाई रखी, इसी को हम कहते हैं योजना अवकाश, प्लानिंग हॉलीडे। क्या कहते हैं? योजना अवकाश। अब आपसे क्या पूछेंगे सर, बताइए योजना अवकाश क्या है? तो योजना अवकाश ऐसी अवधि है 1966 से लेकर 1969 तक की, वो अवधि जिसमें योजना नहीं लाई गई थी। तो ये 3 साल तक कोई योजना, कोई प्लानिंग, कुछ नहीं लाया गया, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी युद्धों से। ये प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ आया पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी, किस पर आधारित थी, कौन सा मॉडल था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या फोकस करा गया, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर फोकस करा और सफल रही कि असफल रही, योजना अवकाश क्या है, प्लानिंग हॉलीडे क्या है ना, प्लान हॉलीडे क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 66, 67 और 68 तक जो है आपके 3 साल तक कोई भी योजना नहीं लाई गई, इसी को हम योजना अवकाश कहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो योजना है गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखना गाडगिल मॉडल यानी कि गाडगिल योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना को कहते हैं। एक बार किसी एग्जाम में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए थर्ड 5 ईयर प्लान को गाडगिल योजना यानी कि गाडगिल प्लान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गाडगिल प्लान पर ये बेस्ड थी। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग भी गाडगिल योजना पर, गाडगिल मॉडल पर बेस्ड थी। तो लेकिन हम बोलते तीसरी पंचवर्षीय योजना को है गाडगिल योजना के नाम से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं, तो जरा कमेंट करके बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल प्लान के नाम से जानेंगे। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना हो गई सफल, दूसरी हो गई सफल, तीसरी हो गई असफल, फिर आया योजना अवकाश। देखो कंफ्यूज नहीं होना। 51 से 56 पहली, 56 से 61 दूसरी, 61 से 66 तीसरी, ये सफल, ये सफल, ये असफल, 66 से 69 तक हॉलीडे, छुट्टी, ठीक है। अब 69 में आएगी फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 तक रहता है। इस समय आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इंदिरा गांधी जी सत्ता में आ चुकी थी, और इंदिरा गांधी जी यहाँ पर सत्ता में आती हैं, और जो भी पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में कमी रह गई, जो भी भारत की अर्थव्यवस्थाओं में विफलताएं हुई, उसको अब सुधारने का प्रयास किया जाता है यहाँ पर। यह पंचवर्षीय योजना भी गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। गाडगिल फॉर्मूला क्या है उतना आपको इकोनॉमिक्स में नहीं घुसना है, आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो, आपको गाडगिल फॉर्मूले के जो है इकोनॉमिक्स में इतना घुसना नहीं है। हालांकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, इससे गाडगिल फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछे गाडगिल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में इसको फोर्थ 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करा जाता है, और जो है आपका यहाँ पर इंदिरा गांधी जी फोकस करती हैं भारत की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से ऊपर उठाने की, और 14 राष्ट्रीय बैंकों का 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, यानी कि बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन किया जाता है। पर 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू करा जाता है। इस योजना की लक्षित वृद्धि 5.6% थी, जबकि हमने प्राप्त करी 3.6%। तो इसको भी हम सफल नहीं कहेंगे, ये भी असफल नहीं। क्यों? क्योंकि 5.6% हमें टारगेट लेकर के चला था हमने, और हम पहुंचे कितना? 3.6। ऑल्दो फोर्थ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। गाडगिल फॉर्मूला क्या एक बार देख लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। 1969 में भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए विकसित करा गया। भाई केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो बजट देती, जो फंड देती थी, उसके लिए इसको बनाया गया था। क्योंकि हमने जो तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं देखी है, 3 पंचवर्षीय योजनाएं देखी हैं,
उसमें जो सरकार का जो बजट था वो समान वितरण नहीं था उसका। ठीक है, जो केंद्र सरकार ने जो अलग अलग राज्यों को बजट दिया वो समान वितरण नहीं था। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए गाडगिल फॉर्मूला अपनाया गया। इसका नाम योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डी आर गाडगिल के नाम पर पड़ा। तो गाडगिल कौन है? योजना आयोग के उस समय के वाइस चेयरपर्सन थे, इसलिए इसका नाम डी आर गाडगिल पड़ा, गाडगिल फॉर्मूले का। तीन योजनाएं 1966 से तीन योजनाएं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान। साथ ही साथ योजना अवकाश प्लान हॉलीडे, इसके दौरान हमने ये देखा कि जो वार्षिक योजनाओं में प्रदान की गई जो केंद्र की सहायता, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को जो फंड देती है, जो सहायता देती है, उसमें निष्पक्षता का अभाव था। इसलिए राज्यों में समान विकास नहीं हुआ, अलग अलग विकास हुआ, कोई राज्य डेवलप कर गया, कोई राज्य नहीं करा। तो इसी कमी को सुधारने की बात करता है गाडगिल फॉर्मूला। तो केंद्र जो है समान रूप से आवंटन करे बजट का, इसी पर बेस है गाडगिल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या फोकस था? मुख्य आपका जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें करा गया चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ये भी असफल रही। फिर आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ का नारा देती हैं। 74 से 78 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है और इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है, पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन कर दिया जाता है, जिससे केंद्रीय सरकार बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत करी जाती है और इसी योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम, जिसे हम MNP कह देंगे, मिनिमम नीड प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य था बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम क्या है? लोगों को कुछ बेसिक उनकी जो नीड है उसके अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, मिनिमम नीड प्रोग्राम कहलाएगा। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस करा गया, और किसके द्वारा तैयार करा गया था मिनिमम नीड प्रोग्राम? डीपी धर के द्वारा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना कि मिनिमम नीड प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान में आया? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया, और किसके द्वारा तैयार करा गया? तो डीपी धर द्वारा तैयार करा गया था। 4.4 टारगेट सेट करा था, 4.8 अचीव कर लिया था, यानी कि जितना सेट करा था उससे ज्यादा आ गए, तो यानी कि ये सक्सेसफुल रहा। इसके बाद 1978 में फिर, क्योंकि 1978 में ये खत्म हो रही थी, 1978 में सरकार बदल जाती है। 1977 में आपको पता है जो चुनाव होते हैं उसमें जनता दल आपका जो है आता है, जनता दल, और मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, और यहाँ पर ये लोग आते ही पहले इस पांचवी पंचवर्षीय योजना को खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, इसको खारिज कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्लान इन 1978। तो 1978 में इसको खत्म कर देते हैं, और ये लेकर के आते हैं रोलिंग प्लान। ये रोलिंग प्लान क्या है सर? रोलिंग प्लान जनता पार्टी की सरकार लेकर के आती है। मैंने शायद पीछे जनता दल बोल दिया था, माफ करना, जनता पार्टी है, ठीक है। जनता पार्टी आती है 1978 में और 80 तक सत्ता में रहती है। इस दौरान पांचवी पंचवर्षीय योजना को खत्म करके लाई जाती है आपका रोलिंग प्लान। आपसे पूछ सकते हैं रोलिंग प्लान क्या है, किसके काल में लाया गया? तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। कब लाया गया? तो 1978 में लाया गया। अब रोलिंग प्लान क्या कहता है? जैसे पंचवर्षीय योजना 5 सालों में आकलन करने की बात करती है कि 5 सालों का टारगेट सेट करेंगे। इस रोलिंग प्लान के दौरान आपका जो आपकी ये जो योजना है, ये जो योजना निर्धारित करने के लिए योजनाओं की प्रभावशीलता, यानी कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उसको देखने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए 1 साल का समय दिया जाता है। यानी कि हम 1 साल में डेवलप करेंगे और देखेंगे पिछले 1 साल में हमने कितना करा। भाई 1 साल में हम देखेंगे हमने कितना करा, हमारी प्रभावशीलता कितनी है 1 साल में। जैसे 5 साल में नहीं, 1 साल में इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और 1 साल में जो मूल्यांकन किया जाएगा उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमें अगले 1 साल में डेवलपमेंट करना चाहिए। 5 साल का लंबा समय, हम एक साल का गोल बना करके एक साल में हम डेवलपमेंट करेंगे, तो इसी को हम कहेंगे रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान क्या है भाई? 1 वर्षीय योजना है। आप 1 वर्षीय योजना कहिए इसको, क्योंकि एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता और मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। हर वर्ष, देखिए प्लान तो 5 साल के लिए बनेगा, लेकिन हर 1 साल में हम देखेंगे हमने कितना अचीव किया, तो हमें पता चलेगा।
कि हम कहाँ तक पहुंचे, और अगर हमने कम अचीव करा होगा अगले साल हम ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा अचीव करा होगा तो अच्छी बात है ही। ठीक है, तो इसी के आधार पर, एक वर्ष के आधार पर, इसके मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष के लिए नई योजना बनाई जाएगी। तो अगले वर्ष कैसे काम करना है वो पिछले एक वर्ष पर निर्धारित करेगा। इतनी बात हर किसी को क्लियर होनी चाहिए। जनता पार्टी सरकार आई, पंचवर्षीय योजना को खारिज करके, फिफ्थ 5 ईयर प्लान को खारिज करके रोलिंग प्लान को लेकर के आती है। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना उसको खारिज कर दिया और नई छठी पंचवर्षीय योजना जो है प्रस्तुत कर दी। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी, देखिए अब क्या, अब देखो इस बात को भी समझना, 1978 में जनता पार्टी फिफ्थ 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। अब 1980 में इंदिरा गांधी जी फिर से सत्ता में आ जाती हैं, और जनता पार्टी सरकार क्या लेकर के आई थी, रोलिंग प्लान। इंदिरा गांधी जी जब वापसी आती हैं तो वो रूलिंग प्लान को खारिज कर देती हैं। यानी कि मोरारजी देसाई की जब सरकार बनती है तो वो 5 ईयर प्लान को हटा देते हैं, फिर वापस से अब रोलिंग प्लान लाते हैं। रोलिंग प्लान चल रहा होता है, वापस से इंदिरा गांधी सत्ता में आती है 80 में, फिर वो रोलिंग प्लान को हटा देती है वापसी। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी चल रही थी। अब आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 तक के दौर में रही, और इस दौरान राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और इस पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों की उत्पादकता पर काफी ज्यादा फोकस करा गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा फोकस करा गया, है ना। कंप्यूटर रेवोल्यूशन राजीव गांधी जी के टाइम में ही आई, कंप्यूटर राजीव गांधी जी के टाइम में ही आई। जापान से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज राजीव गांधी जी के टाइम पे ही आई। तो राजीव गांधी जी का जो मुख्य फोकस है वो औद्योगिक उत्पादकता यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और टेक्नोलॉजी पर उनका फोकस जा रहा था। इसकी जो वृद्धि है 5% हमने सेट करी थी, लेकिन हमने प्राप्त कर ली थी 6.01%, यानी कि बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद से ज्यादा बेहतरीन, तो सफल रही थी। इसके अलावा 1990 से 92 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आती, 5 वर्ष के लिए एक एक वर्ष की योजना आती है। जैसे रोलिंग प्लान आया था, आप रोलिंग प्लान की तरह ही समझ लो कि आपका जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 90 के बाद, क्योंकि यहाँ पर अब गठबंधन की सरकारें बननी चालू होंगी। 90 में वीपी सिंह की सरकार बनती है गठबंधन के द्वारा। तो अब सरकार स्थिर नहीं है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना एकदम नहीं आई, फिर एक साल की प्लानिंग करी इन्होंने दोबारा से। 8वीं पंचवर्षीय योजना 90 में शुरू नहीं की गई, और बाद में 91 और 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। एक साल की प्लानिंग करी गई, और इसको ये रीजन था बहुत बड़ा, क्योंकि इस समय भारत आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, इकोनॉमिक रिसेशन से जूझ रहा था, और वार्षिक योजना हमें चलानी पड़ी। इस समय भारत पर संकट आया हुआ था, भारत को आईएमएफ से लोन लेना पड़ा। 1991 में भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स को भी अडॉप्ट कर लिया था, आईएमएफ से लोन मिला। पीवी नरसिम्हा राव जी आईएमएफ के पास गए थे, लोन वहां से हमें मिला, और हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए और हमारी समस्याएं हल हो पाई। ठीक है, तो 1990 में हमने कोई 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं करी। 1991 और 92 के दौर को हम वार्षिक योजना के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय हम 5 साल की नहीं एक एक वर्ष की योजना लाए थे 2 साल के लिए। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में आ जाती है और 1997 तक रहती है। यहाँ पर हम मॉडर्नाइजेशन पर, यानी कि देश के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अब हम लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट कर चुके हैं, और हम ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण पर बल दिया। किस पर? इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन पर। ठीक है, यही आपको पता होगा 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का भी मेंबर बन गया था भारत, क्योंकि मराकेश एग्रीमेंट के द्वारा डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और भारत उनके संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो भारत ने भी इसके संस्थापक सदस्यता ग्रहण करी, और इस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था आपका जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार पैदा करना, आपके बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंध करना, मानव विकास संसाधन पर ध्यान केंद्रित करना इत्यादि। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है, नहीं भी याद करोगे चल जाएगा। अब 5.6% हमने टारगेट सेट करा था, और अचीव कितना करा? 6.8%। भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल। फिर आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर आती है, 1997 से 2002 तक। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे नेता थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने जो फोकस करा मेन सामाजिक क्षेत्रों के समर्थन के लिए पेशकश करी उन्होंने, यानी कि अब जो लोग समाज है
जो निजी क्षेत्र है और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके संयुक्त रूप से उसको जोड़ने के लिए प्रयास करा। मिलकर के आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के काम करेंगे, इस चीज पर फोकस करा गया था। समाज में जो वंचित वर्ग है उसको हम एम्पावरमेंट करेंगे, जो आत्मनिर्भर नहीं है उनको आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में काम करेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेंगे और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के बारे में काम करेंगे। इसी समय आपको पता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आता है और शिक्षा को आर्टिकल 45 से लेकर हटा करके आर्टिकल 21A ऐड कर दिया जाता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट बनाता है आपके राइट टू एजुकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है एजुकेशन पर, प्राइमरी शिक्षा पर आपका जो है फोकस करा गया था और इसकी जो अनुमानित हमने अनुमान लगाया था वो था 7.1%, लेकिन हमने प्राप्त करा 6.8%। थोड़ी सी कम रही लेकिन सक्सेसफुल नहीं। क्यों? 6.8 में और 7.1 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सम सफल कहेंगे इसको, नो में भी सफल नहीं। अब आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2002 से 2007 तक। इसका जो मेन फोकस था, इसकी जो मेन थीम थी वो थी प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ, समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना। यानी कि हम जो विकास करेंगे वो सबको लेकर के करेंगे। समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है किसी एक को नहीं, समाज में हर एक वर्ग को लेकर के चलेंगे किसी एक धर्म के नहीं, किसी ऐसे वर्ग को नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग को नहीं, या किसी बहुसंख्यक को नहीं, सबको एक साथ लेकर के चलना। इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, सबका समावेश करना और समान विकास को बढ़ावा देना इसकी थीम थी। इसने लक्ष्य रखा कि हम 8% जीडीपी बढ़ा देंगे। अब 8% जीडीपी का लक्ष्य रखा गया। क्या था उद्देश्य? 50% गरीबी कम करनी है, 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करना। इसका जो टारगेट है वो था 8.1%, लेकिन हमने 7.6% प्राप्त करा। तो बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं थे, बहुत ज्यादा सफल भी नहीं थे, ठीक था, सफल में ही आएगा, इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपको पता होगा यहाँ पर 2007 से 2012 तक, 2009 में आपका जो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन प्रस्तुत कर दिया जाता है। राइट टू एजुकेशन जो है प्रस्तुत कर दिया जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है 2009 में और ये लागू कर दिया जाता है 2010 में। अब देखो आप कंफ्यूज हो गए, 2002 में शिक्षा को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करा था। इस अधिनियम के द्वारा 2009 में जो राइट टू एजुकेशन आया था, इसके द्वारा बच्चों के लिए कंपलसरी कर दी थी शिक्षा। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी। जबकि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जो लाया गया था, उसके द्वारा शिक्षा को, पहले शिक्षा डीपीएसपी का पार्ट हुआ करती थी आर्टिकल 45 का, उस आर्टिकल 45 से डीपीएसपी से शिक्षा को फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया था आर्टिकल 21A। ठीक है, तो इस दौरान यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के अधिकार को, अधिनियम को पारित करा गया और यहाँ पर मेन फोकस था शिक्षा में जो है एनरोलमेंट बनाना, एनरोलमेंट इंक्रीज करना, एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में, और डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करना और आईटी इंस्टीट्यूशन को स्थापित करना। यानी कि आईटी इंस्टीट्यूशन पर मुख्य ध्यान था, शिक्षा पर मुख्य ध्यान था, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाना था और यहीं पर 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है। इसका मुख्य विषय क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका जो है थीम था में। ठीक है, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो रूपरेखा है वो रंगराजन ने, है ना, सी रंगराजन ने तैयार करी थी और 9% हमें पहुंचनी थी, लेकिन हम 8% पहुंच पाए थे, 1% कम रह गए थे। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है और 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम बिल्कुल याद रखना, फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ। तो 11वीं में कहती है आपको, 11वीं में भी लगभग सेम थी। तो 11वीं में देखो क्या थी, देखते हैं। 11वीं में थी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। यहां पर क्या है? फास्टर, मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ। तो सस्टेनेबल यानी कि सतत विकास यहां पर आगे लग गया, सस्टेनेबल याद रखना है ना। तो फास्टर, मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था, तो इसका विषय था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है, इसका मेन फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और गांव में बिजली की आपूर्ति करना। इसके अलावा जो समाज में आपका जेंडर गैप है, सोशल हो चाहे आपका इकोनॉमिक हो,
जो आपका जेंडर गैप है उस जेंडर गैप को कम करना और हायर एजुकेशन तक सबकी पहुंच में सुधार करना, एक्सेस प्रोवाइड करना, ठीक है। इट ऑल्सो एम टू ब्रिज जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल एनरोलमेंट एंड इम्प्रूव एक्सेस टू हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में एक्सेस को इम्प्रूव करना, इसके अलावा सोशल गैप को कम करना, यानी कि समानता लेकर के आना, जेंडर इक्वालिटी लेकर के आना। इसके अलावा इसने ये भी फोकस करा कि हम हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाएंगे। 1 मिलियन हेक्टेयर तक हम हरित क्षेत्र को बढ़ाएंगे और जो गैर कृषि क्षेत्र है उसमें नए अवसर हम पैदा करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। लक्षित वृद्धि कितनी थी? 9%। लेकिन अब तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक चली, लेकिन इसका आकलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि भाई 2014 में हमने प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया था, तो इसके लिए 9% हमने सेट करी थी, लेकिन जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसने कहा 9 नहीं 8% सेट करो, तो बाद में 8% ही सेट करी थी, बाकी इसका आकलन नहीं हुआ था। इसके बाद नीति आयोग जो है वो प्रभावी था। वैसे तो 2014 में स्थापित हो गया था, लेकिन अब ये सिर्फ नाम मात्र के लिए चल रही थी, ये नीति आयोग मेन काम था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या है, कब से कब तक चली, नीति आयोग को कब स्थापित करा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और 12वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने आपको बाकी सारी पंचवर्षीय योजनाएं बताई हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेना जो मैंने आपको बताई है। 7वीं, 8वीं, 9वीं याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। और योजना अवकाश याद कर लेना। 1991-92 में जो आपका जो है 1 साल के लिए प्लानिंग करी गई थी वो भी आपको याद रखना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट भी दे रखी है कि ये सब ईयर है उसके, और ये कहाँ पर फोकस करा गया, तो पहली पंचवर्षीय में कृषि पर, दूसरी में उद्योगों पर, ठीक है, और ये देखो लास्ट में 12वीं में त्वरित और समावेशी विकास पर। ये सब थीमें लिखी है एक साथ मैंने आपको दे दी है। ये लक्ष्य की दर कितनी रही या कितनी हमने सेट करी थी, ये वो है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, और कुछ अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं कि सर ये हमारा डाउट है। तो जो भी आपका डाउट है उसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो, समझ आया होगा कंसेप्ट। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा आपको आज की क्लास लगी, आज का लेक्चर कैसा लगा आपको। और ऐसी इसी तरीके से क्लास को आप जो है सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट आपसे अब कल सुबह 10:30 बजे आपसे क्लास लूंगा, लाइव लूंगा। तो कल सुबह मिलते हैं 10:30 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।